नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो मैं हूं आपका दोस्त राधा वल्लभ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संघ की न्यायपालिका। दरअसल ये नोट्स जो बनाया गया था मैंने अपने लिए शॉर्ट में बनाया था, पर मुझे अच्छा लग रहा तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करता चलूँ। तो देखते हैं आज संघ की न्यायपालिका क्या है, कैसे है, कौन से संविधान में इसके लिए क्या प्रोविज़न है और न्यायाधीश क्या होते हैं, नियुक्त कैसे होते हैं, उनकी अर्हताएँ क्या होती हैं, ऐसे सब इन्हीं सब विषयों पर विचार करेंगे। तो जैसा ये लिखा भी है कि संविधान की जो संघ की न्यायपालिका है वो भाग 5 में है, और उसमें भी भाग 5 में अध्याय 4 अनुच्छेद लिखा है 124। यहाँ देख लीजिएगा, ये कटा हुआ है 124 से 147 में है इसका जो संघ की न्यायपालिका का जिक्र। तो देखते हैं कि क्या लिखा है। अनुच्छेद 124(1) जो है अपना, उसमें यही लिखा है, जो ये मैं जब आपको बताऊंगा यही शब्द मूलतः लिखा है। आप मूल संविधान भी उठा कर देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही रहेगा। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और जब तक संसद विधि द्वारा विहित नहीं करती तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। मतलब ये है कि मूलतः जो अपने यहाँ संविधान बना था उस टाइम पे 7 न्यायाधीश थे, मतलब 7 से अनधिक नहीं होंगे जब तक संसद विधि द्वारा विहित नहीं करेगी। यानी संसद को अधिकार है कि वो जब कभी चाहे जो है वो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। तो क्या लिखा है, जब तक संसद विधि द्वारा विहित नहीं करती। तो अब देखते हैं कि संसद ने विधि द्वारा कब विहित किया। तो संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 लेकर आई, और उस टाइम पे इन्होंने 7 से बढ़ा के जस्टिस की जो अपने यहाँ न्यायाधीश हैं इनकी संख्या बढ़ाकर 10 कर दी। फिर इसी अधिनियम में संशोधन 1960 में हुआ, फिर 10 से 13 हो गया न्यायाधीशों की संख्या। फिर 1977 में 17 हो गया, 1986 में 25 हो गया, और 2008 में 30 हो गया, 2019 में 33 हो गए। यहाँ पर 33 हो गए जिसमें CGI भी इंक्लूड है। ये एक गलत लिखा हुआ है, मतलब इसमें 32 + 1 यानी 32 न्यायाधीश और एक CGI जो मुख्य न्यायाधीश हैं। अब देखते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, क्या रहता है। देखो, इनकी जो नियुक्ति है ये संविधान के 124(2) में है इसका उल्लेख। तो इसमें यह है कि राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यहाँ का लीजिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के उपरांत नियुक्ति होगी इन लोगों की। अब परामर्श के उपरांत होगी नियुक्ति, परंतु ऐसा देखा गया कि जो CGI थे, पहले ये परंपरा चली आ रही थी अपने यहाँ कि जो CGI होंगे वो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वही CGI बन जाएंगे। परंतु 1973 में ऐसा देखा गया कि जो CGI थे उनके वरिष्ठता के आधार पर ना करके मतलब ऐसे ही रैंडम कर दिया गया। जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं 1973 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने एन रॉय को जो है 3 इनसे मोस्ट सीनियर 3 जज थे उनको नहीं CGI नियुक्त किया गया, एन रॉय को नियुक्त कर दिया गया। उनसे ऊपर थे JM सेलट साहब, KS हेगड़े साहब और जस्टिस AN ग्रोवर जी। तो इन लोगों को दरकिनार करते हुए एन रॉय को कर दिया गया। यही नहीं, एक बार और ऐसा हुआ 1977 की बात है जब MU बेग को चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया, और उनसे सीनियर थे HR खन्ना साहब, उन्हें नियुक्त नहीं किया गया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इमरजेंसी टाइम पे ऐसा हुआ था कि ये थोड़ा मतलब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई फैसला सुना दिया था इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन हम लोग उस सब बातों से हमें मतलब नहीं है, हमें बस अपना वो देखना है। तो अब देखते हैं कि इसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि न्यायाधीशों के जो रैंडम होता है उसके लिए क्या किया। तो यहाँ जो लिखा था संविधान में अपने परामर्श शब्द, उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की प्रथम न्यायाधीश मामले 1983 में। तो उसमें कहा गया कि जो परामर्श शब्द लिखा है उसमें परामर्श = विचारों का आदान प्रदान, यानी जो राष्ट्रपति को विचार दिया जाएगा, राष्ट्रपति को सहमति दी जाएगी, वो मतलब वो सहमति नहीं होगी उसके लिए फिर राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि जो CGI या कॉलेजियम व्यवस्था वो दे, उसके लिए बाध्य नहीं है, वो अपने मन से भी कर सकता था। यानी कार्यपालिका का हस्तक्षेप था पूर्णतया, ऐसे कहें डायरेक्ट। तो फिर 1993 में फिर से यही मामला द्वितीय न्यायाधीश मामला आया, तो उसमें कहा गया कि जो परामर्श है वो सहमति होगी, यानी राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य होगा, जो कॉलेजियम अपना देगी सुझाव जो देगी उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। फिर 1998 में इसमें और थोड़ा संशोधन किया गया
तो बताया गया जो केवल CGI के विचार नहीं बल्कि बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया होगी। और इस कॉलेजियम व्यवस्था में 4 वरिष्ठ जजों की वो होगा उसमें। तो केवल ये नहीं कि CGI राष्ट्रपति से कहते हैं कि हाँ इन्हें नियुक्त करना है तो बस राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करने के लिए बाध्य है। जब तक चारों लोगों की सहमति नहीं होगी तब तक नियुक्ति नहीं होगी। तो आप लोग देख ही लिया आप लोगों ने। ऐसे ही 2015 में हुआ कि अपना जो करंट गवर्नमेंट है भाजपा की या फिर NDA की कह सकते हैं, तो उसमें नरेंद्र मोदी सरकार ने 99वां संविधान संशोधन करके JACA लेकर आई 2014 में कि हाँ इसमें क्या हुआ कि जुडिशल अपॉइंटमेंट कमेटी मतलब कमीशन लेकर आई। तो कि हाँ हम संविधान में कुछ ऐसा प्रावधान करेंगे जैसे कॉलेजियम व्यवस्था हट जाए, कुछ ऐसा ये कह रहे थे कि हाँ इसमें नेपोटिज्म ज़्यादा है या कुछ ऐसा है। तो इसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। यहाँ आपने क्रॉस का निशान देख सकते हैं हम लोग। उससे ये हुआ कि इसे कैंसिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जब इसे लेकर आई थी गवर्नमेंट उस समय ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि हाँ यह तो हमारे अधिकारों के खिलाफ चल रहा है, तो सभी जितने भी न्यायाधीशों की आवश्यकता थी इस मामले पे सुनवाई के लिए उनको इमरजेंसी टाइम में बुलाया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी एक पीठ एक्टिव रहती है, उसने सुनवाई करके और इसे कैंसिल किया। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अर्हता क्या होती है, उनकी योग्यता क्या होती है, उनमें क्या ऐसा होता है जिससे उन्हें न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो संविधान में जो लिखा है 124(3) अनुच्छेद में, उसमें लिखा है पहली अर्हता उनमें ये होनी चाहिए कि वो भारतीय होने चाहिए, यहाँ लिखा है कि इंडियन होने चाहिए। दूसरी अर्हता ये है कि 5 साल उन्हें जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एनी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में वो 5 साल वो जस्टिस रह चुके हों, या फिर 10 साल HC प्लस अदर कोर्ट एडवोकेट, 10 साल जो है वो किसी हाई कोर्ट में जज रहे हों या फिर किसी कोर्ट में जज रहे हों। फिर इसके अलावा प्रसिद्ध न्यायवादी हूँ राष्ट्रपति के नज़र में, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में प्रसिद्ध न्यायवादी हूँ। तो ये सब है। खैर इसके बाद देखते हैं हम लोग कि फिर इन्हें शपथ कौन दिलाता है और इनका कार्यकाल क्या होता है। तो अपने संविधान में 124(6) में ये लिखा है कि राष्ट्रपति इन्हें जो है राष्ट्रपति या अदर राष्ट्रपति द्वारा कोई नॉमिनेट इन्हें संविधान में शपथ दिलाएगा। और ये जो शपथ का उल्लेख है ये 3rd शेड्यूल में उल्लेखित किया गया है। और इनका जो कार्यकाल है यह निश्चित नहीं है। हालांकि 65 साल की उम्र तक ये प्रत्येक राष्ट्रपति जब तक पद धारण करेगा, जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता है, तो 65 साल तक ये जो है अपने उसमें पद पे जो भी पद है इनका CGI है तो CGI या फिर वैसे जज हैं तो वो 65 साल की उम्र तक रहते हैं। मतलब संविधान में इनके पद का जिक्र नहीं किया गया है, केवल 65 साल लिख दिया गया है, 65 वर्ष की आयु तक ग्रहण कर लेता है। लेकिन संसद इन्हें हटा भी सकती है, तो वो प्रक्रिया हम लोग यहाँ देखते हैं। वो प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। हालांकि संविधान में कई बार कुछ ऐसे स्कॉलर जिक्र करते हैं कि महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है, परंतु आम बोलचाल की भाषा में हम लोग महाभियोग का उपयोग करते हैं। आप भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो महाभियोग का जिक्र जो है 125(4) जो अपना संविधान अनुच्छेद है 125(4), तो इसमें क्या लिखा है, साबित कदाचार व असमर्थता जो इनका आधार है महाभियोग का, रिमूवल का आधार है कि किस आधार पर हटाया जा सकता है, तो वो है कि अगर इनमें कदाचार साबित हो जाता है या असमर्थ हो जाते हैं उस आधार पर हटाया जाता है। इसमें लिखा है विशेष बहुमत, परंतु विशेष बहुमत दोस्तों 4 तरीके से होता है। देख लीजिएगा संविधान खोल के, यहाँ पर इन्हें उस रीति से उस बहुमत के आधार पर नहीं हटाया जाता जिस आधार पर राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए अपना 2/3 बहुमत आवश्यक है। लेकिन इनमें क्या है ना कि प्रत्येक सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3। तो अगर मान लिया सभा में 90% ही सदस्य उपलब्ध हैं तो 60% सदस्य 2/3 हो गए। और इसमें कितना हुआ, उपस्थित चाहे जितना हो, टोटल मेंबर ऑफ असेंबली के 2/3 यानी 67% मान लें, 66.66% यानी 67% होने ही चाहिए। अब उपस्थित से मतलब नहीं है राष्ट्रपति के मामले में। इसमें यह है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3।
फिर देखते हैं कि अनुच्छेद 125(5) में क्या जिक्र है। 125(4) तो हम लोग देख चुके हैं। इसमें लिखा है कि असमर्थता के अन्वेषण की प्रक्रिया संसद विधि द्वारा विहित करेगी। यहाँ लिखा है कि संसद विधि द्वारा विहित करेगी। हालांकि राष्ट्रपति के मामले में संविधान में ही लिखा है कि किस रीति से हटाया जाएगा। इसीलिए कुछ स्कॉलर कहते हैं कि हाँ, महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के उसमें किया गया है, इनके मतलब न्यायाधीश के मामले में नहीं किया गया है। तो संसद ने विधि द्वारा विहित किया। न्यायाधीश जांच अधिनियम लेकर आई संसद 1968 में। तो उसमें पूरा प्रक्रिया, जितनी भी जांच प्रक्रिया है वो सब किया गया। अब देखते हैं इसमें क्या था न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में। तो इसमें क्या होता है ना कि निष्कासन प्रस्ताव पहले पारित होता है। निष्कासन प्रस्ताव किसी भी चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, कहीं भी लाया जा सकता है। निष्कासन प्रस्ताव में ये होता है कि जब लोकसभा में लाया जाएगा तो उसके पहले 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए प्रस्ताव में लोकसभा में। राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और इसके बाद जब वो प्रस्ताव मतलब इनमें इतने सदस्यों के हस्ताक्षर हो जाएंगे, फिर दूसरा कंडीशन ये है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास वो प्रस्ताव देंगे वो सदस्य जो कि इसके लिए राजी हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को यहाँ एक डिस्क्रिशन ये है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है प्रस्ताव या फिर नहीं भी कर सकता है। चलो मान लिया कर भी लिया। जब एक्सेप्ट कर लिया तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो उस प्रस्ताव के आधार पर एक कमेटी गठित करेगा। अब कमेटी में होगा कौन? कमेटी में होंगे सीजीआई के अलावा भी सीजेएचसी यानी मतलब कोई हाई कोर्ट के एक जस्टिस, इसके अलावा एक न्यायवादी होगा। 3 लोग होंगे कमेटी में। अब ये लोग जांच करेंगे कि जिस न्यायाधीश के बारे में लिखा गया है उसके असमर्थता या कदाचार के बारे में जिक्र किया गया है, क्या वो सही है। तो जब ये लोग जांच करेंगे, जांच करने के बाद में फिर अगर अप्रूवल देते हैं कि हाँ जो प्रस्ताव लाया गया है सही है, तो फिर पार्लियामेंट को ये अपना सिफारिश देते हैं और पार्लियामेंट अपना 2/3 जो यहाँ लिखा था ना कि विशेष बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित करके वो फिर राष्ट्रपति जो है इन्हें हटा देता है। अगर नहीं किया इन लोगों ने कि हाँ नहीं जो प्रस्ताव लाया गया है वो गलत है, तो फिर यहीं पर मामला कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं कि ऐसा कभी हुआ अपने यहाँ लोकतांत्रिक इतिहास में। तो एक बार पूर्व मामला ऐसा देखा गया था कि 1993 की बात है। तो उस समय मतलब एक जज थे, यहाँ लिखा भी है उनका नाम, सुप्रीम कोर्ट के ही जज थे, वी रामास्वामी। इनके खिलाफ़ ऐसा हुआ था कि इन्हें असमर्थता के आधार पर ये जो कमेटी है भी इसने भी अप्रूव कर दिया था। तो जब मामला यहाँ पहुँचा कि इस कमेटी ने यहाँ पार्लियामेंट में सिफारिश की, तो फिर वी रामास्वामी के मामले में जो कांग्रेस पार्टी थी तत्कालीन वो मेजॉरिटी में दी थी, वो मतदान करने पे मतलब उसने न्यूट्रलिटी बरती, मतलब उसने ना मतदान पक्ष में किया ना विपक्ष में किया, तो यहीं पर मामला कैंसिल हो गया। हालांकि वी रामास्वामी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। तो ये तो होता है राष्ट्रपति के नियुक्ति और उनकी अर्हता, उनकी जांच, उनकी जो मतलब महाभियोग, ये सब होता है। बाकी इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हाँ अभी चलो देख लेते हैं, अभी थोड़ा ज़्यादा लंबा हुआ नहीं, और ठीक है तो आगे देखते हैं हम लोग कि इसके आगे क्या होता है। तो जो इनका वेतन और भत्ता होता है ये संविधान में अपने 125 अनुच्छेद में दिया गया है। लिखा है कि जब तक संसद विधि द्वारा, यहाँ पर भी ये लिखा है, जब तक संसद विधि द्वारा अवधारित नहीं करती तब तक सेकंड शेड्यूल, इनकी जो सैलरी है वो सेकंड शेड्यूल यानी क्या है ना, सेकंड शेड्यूल में जो संचित नीति पर भारित है तो उस आधार पर दी जाएगी। सेकंड शेड्यूल 2009 में सीजीआई का जो सैलरी थी, सीजीआई की सैलरी थी वो 1 लाख थी और अदर जज की सैलरी थी 90,000। यहाँ पर आप लोग अपने आप में अपडेट कर लीजिएगा नई जानकारी जो भी है। खैर उन कितनी सैलरी है इससे हम लोगों को मतलब नहीं है, बस हम लोगों को मतलब ये है कि सेकंड शेड्यूल में है और भारत की संचित नीति पर भारित होती है जिस पर मतदान नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा देखते हैं कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ये होता है जब सीजीआई का पद रिक्त होता है या फिर वो अनुपस्थित होते हैं या फिर उनके दायित्व निर्वहन में असमर्थ होते हैं, तो 126 में दिया हुआ है अनुच्छेद में, तो राष्ट्रपति मतलब नियुक्त कर सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर एक और है तदर्थ न्यायाधीश, 127 में है अनुच्छेद 127। अब यहाँ पर है राष्ट्रपति के पूर्व सहमति पर यहाँ किसी हाई कोर्ट के जज को सीजीआई मतलब जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के,
वो नियुक्त कर सकते हैं, CGI नियुक्त कर सकते हैं खुद ही, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए इसके मामले में। और जिनको नियुक्त किया जाएगा उनका ये होना चाहिए, उनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत होनी चाहिए, उनकी योग्यता होनी चाहिए। जब उन्हें नियुक्त किया जाता है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज की सभी अधिकारिता, सभी शक्तियाँ, सभी विशेषाधिकार, वेतन भत्ते, सभी जो कुछ है सुप्रीम कोर्ट की मिलने लगती है। ऐसा ये तदर्थ न्यायाधीश है। 127 अनुच्छेद है, आप अभी कभी चाहें तो देख भी सकते हैं। फिर इसके अलावा सेवा एक और होता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश 128। ऐसा तब होता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को तब बुलाया जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कार्याधिक अधिक हो जाता है, कार्य जो है अधिक हो जाता है, कार्याधिक का भार, तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर संबंधित व्यक्ति को जो है CGI द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऐसा होता है। एक और बात जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो अनुच्छेद 130 में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या होगा। अब स्थान की बात है तो स्थान अभी तो दिल्ली में है ही, ये सबको पता है, लेकिन ये CGI चाहे तो उसे कहीं भी कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इन्हें में लिखा भी है, दिल्ली या ऐसे स्थान पर जिन्हें CGI राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत निश्चित करे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे भी तो कहीं भी कर सकता है। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, क्योंकि अपना देश इतना बड़ा देश है, एक सुप्रीम कोर्ट है, उसकी एक ब्रांच है, वो भी दिल्ली में है। किसी को तमिलनाडु से आना है, उसका केस है, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी ना उसे। तो ऐसे होना चाहिए। खैर एक दो कमेटी ने इसकी सिफारिश भी की थी, परंतु अभी CGI साहब जो अपने यहाँ इस समय क्या मतलब किसी ने वो ऐसा नहीं किया। मेरे हिसाब से होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये आर्टिकल 129 है। आर्टिकल 129 में ये लिखा है अभिलेख का न्यायालय, बस इतना ही लिखा है कि आर्टिकल 129 अभिलेख का न्यायालय होगा। अब अभिलेख का न्यायालय का मतलब, अभिलेख तो जैसे आप लोग जानते ही होंगे, जो वो निर्णय देंगे वो निर्णय सभी रिकॉर्ड में रखे जाएंगे, और वो निर्णय रखे जाएंगे और वो निर्णय बाकी जो उनसे लोअर कोर्ट होंगे या उस पर मान्य भी होंगे, और उस पर हालांकि विचार किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। वो आर्टिकल 143 में हम लोग देखेंगे, 143 में। खैर दूसरा अभिलेख का न्यायालय का मतलब एक और है, ये लिखा है दस्तावेज सुरक्षित। फिर दूसरा अवमानना पर दंड। अब अवमानना पर दंड भी दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, जैसे अगर उसका कोई अवमानना किया। खैर अवमानना परिभाषित नहीं की गई है। हाँ तो भैया आप लोगों ने अवमानना पर दंड जाना। फिर इसके अलावा इसे भी संविधान संशोधन करती है संसद, और इसे परिभाषित करती है। ठीक है, फिर आज यहाँ तक देखते हैं, आगे फिर अगला देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि हाँ डेली एक ना एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। बात ये है ना कि मेरा ये अपना नोट्स है, और मैंने अपने नोट्स में मतलब खुद अपने लिए पढ़ने के लिए बनाया है। तो जो मुझे अच्छा लगेगा, ये लगेगा कि हाँ और कोई समझ सकता है इसको, तो वो ज़रूर शेयर करूँगा। मुझे अच्छा लगेगा और ये लगेगा कि समझ सकता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।